नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक व्हाट इज सेट। सेट होता क्या है, सेट कहते किसे हैं। लेट मी राइट डाउन इट्स प्रॉपर डेफिनेशन फर्स्ट। इट इज collection of well defined different object, well defined different objects. So what is set? Set is the collection means group, आप समझ लीजिए। set is the collection of well defined different object। इसका मतलब तो समझ में आ रहा है that it is collection। एंड किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स कैसे होना चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। इट इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड हियर? वेल डिफाइंड का मतलब होता है, वेल डिफाइंड का मतलब पर्सन टू पर्सन अगर हम जाएं तो ओपिनियन जो है सेम रहे, डिफर ना करे, चेंज ना करे, तो उसे हम कहेंगे वेल डिफाइंड। अगर किसी बात को लेके हम पर्सन टू पर्सन जाते हैं तो वहां पे हमें ओपिनियन अगर सेम मिले तो उसे हम कहेंगे कि हाँ ये वेल डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि इंग्लिश वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप पर्सन टू पर्सन अगर जाएंगे तो सभी बताएंगे हाँ AEIOU, सभी यही पांचों के नाम बताएंगे, तो वो एक वेल डिफाइंड होगा। तो उसे हम एक सेट बोलेंगे क्योंकि पर्सन टू पर्सन उसका ओपिनियन चेंज नहीं कर रहा, वेरी नहीं हो रहा है। अगर हम पूछे एग्जाम्पल में कि टॉप 10 बैट्समैन इन इंडिया, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन ये चेंज होगा। तो इसे हम, कोई बोलेगा कि हाँ मुझे ये मैं पहले विराट को रखूंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं पहले रोहित को रखूंगा। तो उसमें पर्सन टू पर्सन हमारे बैट्समैन जो है वो डिफर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, तो ये एक सेट नहीं होगा। तो सेट के एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या लीजिए, फिर इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश अल्फाबेट के जो वोवेल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? सेट। ये तो सेट को बताएंगे लेकिन ये सेट नहीं होंगे क्योंकि उसमें ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो सेट को हम लिखते कैसे? सेट को लिखने का तरीका होता है कि हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। वी विल यूज कैपिटल लेटर्स। सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर करना हुआ तो n, सेट ऑफ होल नंबर करना हुआ तो z। तो ऐसे ही हम लोग कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम क्या करने वाले हैं? सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेट। सेट के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको अभी हम करने वाले हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? देखिए, अगर आप किसी भी सेट को लिख रहे हैं तो आपको उसको या तो डार्कर शेड में, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, बट इट विल टेक मच मोर टाइम। तो या तो आप ऐसे डार्कर में लिख सकते हैं किसी भी सेट को, या तो फिर आप ऐसे डबल लाइन से भी शो कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे आर को लिख रही हूँ तो ये डबल लाइन में है, अगर आप चाहें तो इसे डार्कर में भी कर सकते हैं। अभी इट विल टेक टू मच टाइम, सो मैं अब दोबारा से एक डाका वाले में नहीं लिखने वाली, मैं डबल लाइन से शो करूंगी। तो अगर हो गया I+, I0 या फिर I0 कह लीजिए, Q+, R+ हो गया, C0 हो गया, Z हो गया। तो इन सबको कहते क्या है? एन किसे शो करेगा? देखिए, अगर आप सीधे सीधे एन को लिखते हैं तो वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर आपने इसे डार्कर में लिखा हुआ है, डबल लाइन से लिखा हुआ है, तो ये शो करेगा सेट ऑफ
नेचुरल नंबर, एन से नेचुरल, एन से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सीधे सीधे आप इससे इसको रिलेट कर सकते हैं। इधर बचा क्यू, क्यू किसे रिप्रेजेंट करेगा, क्यू रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा क्यू। सेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये डार्कर में है और डबल लाइन से शो किया गया, तो हम लोग सेट का यूज करेंगे, अदरवाइज सिर्फ रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता। आर डार्कर में डबल लाइन में है, तो आर किसे रिप्रेजेंट करेगा, आर रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ रियल नंबर। सी किसे रिप्रेजेंट करेगा, सी से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सी रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई किसे रिप्रेजेंट करेगा, आई से होता है इंटीजर्स, तो आई डबल लाइन में लिखा हुआ है आई या फिर डार्कर में लिखा हुआ है, तो ये शो करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स। आई प्लस किसे रिप्रेजेंट करेगा, आई प्लस रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव को आप ऐसे लिखे, पॉजिटिव इंटीजर्स। आई नॉट या आई ओ आई जीरो जो भी आप पढ़िए, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ नॉन जीरो। आई क्या है, इंटीजर, तो सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर। अभी देखिए आई पॉजिटिव का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब इस इंटीजर में आपको जीरो नेगेटिव को इंक्लूड नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप पॉजिटिव इंटीजर्स को ही इंक्लूड करेंगे। और आई नॉट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आई नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, मतलब आपको इंटीजर्स में जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। अब हम देखेंगे क्यू प्लस, अब क्यू किसे रिप्रेजेंट करता है, क्यू रिप्रेजेंट करता है रेशनल नंबर को, तो क्यू प्लस किसे रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। अब आर प्लस किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। सी नॉट किसे रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। और जेड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जेड रिप्रेजेंट करता है होल नंबर को, तो ये रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ होल नंबर। हो गया इतना, इधर आर प्लस नहीं, इधर आर नॉट होगा, आर नॉट। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आर नॉट किसे रिप्रेजेंट करता है, इसे नोट करिए। अभी हमने पढ़ा कि सेट क्या होते हैं और सेट के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। अब हम देखने वाले हैं, मान लीजिए जैसे कोई सेट है एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ नंबर्स आपको मिलेंगे, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट करके आपको कुछ ना कुछ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसको तो हम बोलेंगे कि हाँ ये सेट है, लेकिन इसके अंदर जो ये एलिमेंट्स हैं, जो ये नंबर्स हैं, इनको क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, इन सब को बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। तो इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो एलिमेंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन क्या हो सकती है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक सेट को फॉर्म करते हैं या एक सेट को स्टेब्लिश करते हैं। जैसे 1 2 3 टू इन्फिनिटी मिलकर क्या कर रही है, एक नेचुरल नंबर के सेट को फॉर्म कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट को स्टेब्लिश कर रहे हैं। तो एलिमेंट ऑफ अ सेट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है, दोज ऑब्जेक्ट्स which constituting a set or which establish a set is known as elements of a set। और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को हम मेंबर्स ऑफ अ सेट भी कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दूं, एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स ऑफ अ सेट। क्या होता है एलिमेंट्स या फिर मेंबर ऑफ अ सेट, मैंने आपको बताया, दोज ऑब्जेक्ट्स which constituting कह लीजिए या फिर establish a set is known as what, element of a set। अब इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या फिर डिनोट कैसे करते हैं, इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, हम लोग सेट को डिनोट कैसे करते थे, बताइए जल्दी, मैंने आपको भी बताया था। वेरी गुड, सेट को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर से, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एलिमेंट ऑफ अ सेट को स्मॉल लेटर से, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर।
we will use capital letter to denote a set and we will use small letter to denote element of a set. and जैसे एग्जांपल में अगर मैं ले लूँ, ये एक सेट है A, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं x, y and z। तो A हो गया हमारा सेट और ये हो गए हमारे एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ये स्मॉल लेटर में है और ये कैपिटल लेटर में है। अगर आपको बताना हुआ कि x जो है वो इस सेट के अंदर है तो आप कैसे बताएंगे? x belongs to A। इस साइन को हम कहते हैं, इधर लिख देती हूँ मैं, इस साइन को कहते हैं हम belongs to। जैसे आपसे अगर कोई पूछे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप बोलते हैं मैं अपने एड्रेस को बता के मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। वैसे ही अगर इनसे पूछा जाए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बोलते हैं आई बिलोंग्स टू सेट ए। एक्स बोलेगा एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये साइन बताता है बिलोंग्स टू। और ये साइन बताएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, राइट। तो इतना नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे कि सेट को कितने मेथड से लिखा जा सकता है। एक होता है टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ सेट, एंड थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन मेथड या फिर लैंग्वेज मेथड। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड, एंड डिस्क्रिप्शन मेथड या फिर लैंग्वेज मेथड। अब ये नाम से आपको पता चल रहा है प्रॉपर्टी मेथड, लैंग्वेज मेथड एंड रोस्टर मेथड। ये तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये प्रॉपर्टी मेथड एंड लैंग्वेज मेथड आप समझ गए होंगे कैसे करना है। तो टेबुलर फॉर्म में जैसे अगर मैंने आपसे कोई बोल दे कि आप बताइए सेट ऑफ वोवेल्स, तो आप बोलेंगे टेबुलर फॉर्म को हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। कर्ली ब्रेसेस हो गए तो इसमें आपको सारे के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है। अगर फाइनाइट है तो आप इस मेथड से लिख सकते हैं क्योंकि आपको सारे एलिमेंट्स को शो करना रहता है। तो अगर सेट ऑफ वोवेल्स पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये हो जाएंगे सेट ऑफ वोवेल्स। इसमें आपने कर्ली ब्रेसेस का यूज किया और सारे के सारे एलिमेंट्स को आपने लिख दिया। और अगर इनफाइनाइट है तो आप इस मेथड का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट को कौन लिख पाएगा? आपकी कॉपी भर जाएगी, ऑब्वियसली आप लिख नहीं पाएंगे। तो प्रॉपर्टी मेथड में क्या होता है? प्रॉपर्टी मेथड में आप कैसे लिखेंगे? मान लीजिए ये है सेट ए, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ वोवेल्स। तो इसको हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल in English alphabet। आपने क्या किया? x को लिखा x is vowel in English alphabet। आपने क्या किया? उसकी प्रॉपर्टी को आपने शो किया। तो प्रॉपर्टी मेथड में क्या होता है कि x is vowel in English alphabet। अगर क्या बोलते हैं इन्फिनिटी एलिमेंट्स आ रहे हैं तो आपको इस मेथड का यूज करना है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ सिंबल्स बताए थे, देखिए सिंबल्स का यूज होना स्टार्ट हो गया है। इसे हम क्या कहते हैं? एक्स सच दैट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर डबल डॉट दिखे या फिर सिंगल स्ट्रेट लाइन दिखे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि सच दैट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंबल्स का यूज हो चुका है, इसलिए आप उनको एक बार बढ़िया से देख लीजिए। और फिर लैंग्वेज मेथड क्या हो गया, मतलब डिस्क्रिप्शन मेथड या फिर लैंग्वेज मेथड क्या होता है? ये होता है अगर आपसे बोल दिया जाए ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको सीधा सीधा लैंग्वेज में बता देना है कि हाँ ए रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ वोवेल्स, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो सेट को लिखने के सिर्फ ये 3 मेथड होते हैं, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर मेथड जिसमें आपको सारे एलिमेंट्स को ऐसे खोल के दिखाना रहता है, एंड सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड जिसमें आपको प्रॉपर्टी के तौर पे उसको दिखाना था कि एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। कर्ली ब्रेसेस का यूज आपको करना है, देखिए मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज किया है यहाँ पे। और डिस्क्रिप्शन मेथड लैंग्वेज मेथड क्या होता है कि आपको उसको लैंग्वेज फॉर्म में शो करना रहता है। लैंग्वेज मेथड मींस लैंग्वेज फॉर्म में सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। आपको इसमें कुछ कर्ली ब्रेसेस या एक्स वाई जेड पूरे उसके एलिमेंट्स को लिखने की कोई जरूरत नहीं रहती है। तो आप इसे नोट करिए। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है? टाइप्स ऑफ सेट, तो इसके अंदर कितने टाइप्स पढ़ेंगे मैं आपको एक एक करके सारा बता रही हूँ। पहला हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एम्प्टी मींस खाली। तो दो सेट which has no element। इसका मतलब ऐसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो, which has no element। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इसके एग्जाम्पल में, अगर हम लें कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सच दैट, ये देख रहे हैं डबल डॉट आपको सच दैट, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है सारे सिंबल्स और नोटेशंस को। ये है सच दैट एक्स इज ऑड नंबर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड नंबर। आपको एक्स
नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा आपका एम्प्टी सेट। एक भी एलिमेंट आपको इसमें नहीं मिलेंगे जिनका स्क्वायर करने पे हमें 4 मिले, और वो कैसे होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए। और इसे हम डिनोट किससे करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं 5 से। 5 से किसे डिनोट करते हैं हम, एम्प्टी सेट को। अभी दूसरा कौन सा है, दूसरा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब फाइनाइट मीन्स जिसके अंदर के एलिमेंट्स जो हो वो फाइनाइट हो, उनकी एक लिमिट हो, उसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट। मतलब द सेट कंसिस्टिंग डिफरेंट एलिमेंट या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट इफ, ये मेन पॉइंट है आपका, इफ काउंटिंग कम्स टू एन एंड। मतलब सेट जो है वो कंसिस्ट करता है क्या, डिफरेंट एलिमेंट्स को सेट कंसिस्ट करता है, और अगर उसकी काउंटिंग, उसकी गिनती जो है कम्स टू एन एंड, उसका एक अंत आए। अगर सेट जो है वो डिफरेंट एलिमेंट को कंसिस्ट करता है और उसकी काउंटिंग, अगर उसकी काउंटिंग की एक लिमिट हो, तो उसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट। इसमें हो सकता है कि जिसमें लिमिट आए, लिमिट मिले आपको अगर, तो उसे कहेंगे फाइनाइट सेट। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल में क्या होगा, इसके एग्जाम्पल में हमें मिलेगा डे ऑफ द वीक, डे ऑफ वीक, राइट। तो डे ऑफ वीक में अगर आप देखेंगे तो आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे, आपको फाइनाइट एलिमेंट्स मिलेंगे। मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, आपको मिलेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसके बाद आपको फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब डिफरेंट एलिमेंट मिलने चाहिए, तो फिर हम संडे, मंडे, ट्यूसडे को तो लिखेंगे नहीं, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आपको इतने ही एलिमेंट मिलने वाले हैं, और ये क्या है, फाइनाइट है। इनफाइनाइट तो है नहीं, फाइनाइट है, तो इस पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे कि ये फाइनाइट सेट है, ये हमारा फाइनाइट सेट है, राइट। अभी इसके और भी कई टाइप्स हैं, आप इसको नोट करिए। अब हम पढ़ने वाले इसके तीसरे टाइप को, जो कि है इनफाइनाइट सेट। क्या है आपका इनफाइनाइट सेट। इसमें भी सेम वैसा लिखेंगे जैसे हमने फाइनाइट वाले में लिखा था। दिस इज सेट कंसिस्टिंग डिफरेंट एलिमेंट सेट क्या करता है, कंसिस्ट करता है किसको, डिफरेंट एलिमेंट को। इफ, ये इसका मेन पॉइंट है, इफ काउंटिंग डज नॉट comes to an end is known as इनफाइनाइट सेट। मतलब क्या हुआ इसका, सेट क्या करता है, कंसिस्ट करता है किसको, डिफरेंट एलिमेंट को। मतलब सेट के अंदर हमें डिफरेंट एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर काउंटिंग्स का एक एंड आता है, एक एंड आएगा, तब वो होगा फाइनाइट सेट आपका। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, काउंटिंग डज नॉट कम्स, मतलब इसमें काउंटिंग का एंड आपको नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। मतलब ये क्या होता है, लिमिटलेस होता है, इसमें आपको कोई लिमिट नहीं मिलेगी, ये लिमिटलेस होता है, और ये होता है इनफाइनाइट सेट। इसके एग्जांपल में अगर हम देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई सा भी सेट ले लो, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें आपको मिलेगा 1 2 3 डॉट डॉट, आपको ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इसमें आपको कोई लिमिट नहीं मिलेगी। अगर आप में से किसी को मिलती है तो आप मुझे बता देना, लेकिन मुझे तो इसमें कहीं लिमिट दिख नहीं रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब लिमिटलेस होना चाहिए, लिमिटलेस। अब इसका फोर्थ पार्ट अगर हम देखें, टाइप इसका फोर्थ टाइप देखें, ये हो जाएगा हमारा सिंगलटन। सिंगलटन क्या होता है, सिंगल आपको दिख रहा है, सिंगल, सिंगल मीन्स क्या होता है, एक। तो द सेट कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट दिखे। द सेट कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट is known as सिंगलटन। समझ में, ऐसा सेट जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट दिखे, उसे हम क्या कहेंगे, सिंगलटन कहेंगे। अब इक्वालिटी ऑफ टू सेट क्या होगी, उसे हम थोड़ी देर में देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। अब हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ टू सेट, दो सेट इक्वल कब होंगे, इसकी कंडीशन क्या होगी हम देखने वाले हैं। टू सेट, मान लीजिए ए है एंड अनदर इज बी, टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी
इक्वल व्हेन इफ एंड ओनली इफ, इसे हम क्या कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ। ये इफ एंड ओनली इफ की साइन होती है, आपको पूरा नहीं लिखना, आपको सिर्फ लिखना है IFF, इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए is an element of B and every element of B is an element of A, element of A। तो क्या होंगे, A और B इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, ये तो लिख दिया मैंने, इसका मतलब बता दूं आपको। टू सेट A एंड B आर सेट टू बी इक्वल, दो सेट इक्वल तब कहे जाएंगे, कब, इफ एंड ओनली इफ, तब और केवल तब। एवरी एलिमेंट ऑफ A, प्रत्येक एलिमेंट A का, इज एन एलिमेंट ऑफ B, मतलब A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज एन एलिमेंट ऑफ A, और B के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ B के सारे एलिमेंट किसमें होने चाहिए, A में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल में इसके मान लेते हैं A है, A में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3, और B है, B में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 1 3। तो क्या हुआ कि A के सारे एलिमेंट, A में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3, और A के सारे एलिमेंट जो है आपके B में होने चाहिए, इज एन एलिमेंट ऑफ B। B में 1 भी आपको मिल रहा है B में, 2 भी आपको मिल रहा है B में, और 3 भी आपको B में मिल रहा है। और एवरी एलिमेंट ऑफ B एन एलिमेंट ऑफ A, B के भी सारे एलिमेंट आपको A में मिलने चाहिए, मतलब 2 है 2 भी मिल रहा है, 1 है 1 भी मिल रहा है, 3 है 3 भी मिल रहा है। तो आपको एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन एवरी एलिमेंट ऑफ B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज एन एलिमेंट ऑफ A। तो ये दोनों सेट क्या कहे जाएंगे, दैट A इज इक्वल्स टू B। अभी आप सोच रहे हैं कि इनमें ऑर्डर गलत दिया हुआ है, इसका ऑर्डर है 1 2 3, इसका ऑर्डर है 2 3 1। तो मैं आपको बता दूं कि सेट में ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर इक्वालिटी ऑफ सेट में। अगर हम इक्वालिटी ऑफ सेट देखेंगे, इक्वालिटी ऑफ टू सेट अगर देखेंगे तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप बोले कि यहाँ पे 1 दिया गया है, इसमें 1 यहाँ पर है, यहाँ पे 2 दिया गया, इसमें 2 यहाँ पे है, तो इसमें ऑर्डर मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। तो बोथ सेट्स आर इक्वल, इसको आप नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज डिसजॉइंट ऑफ टू सेट। दो सेट डिसजॉइंट कब बोले जाएंगे, टू सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट। दो सेट डिसजॉइंट तब बोले जाएंगे व्हेन दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। मतलब दो सेट मान लेते हैं हम, एक सेट है A और दूसरा सेट है B। अब इस सेट को लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर में ऑब्वियस सी बात है लिखना पड़ेगा। तो टू सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट, दो सेट डिसजॉइंट तब बोले जाएंगे व्हेन दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, अगर उनके बीच में एक भी कॉमन एलिमेंट हमें ना मिले। जैसे 1 हो गया 3 7 9, इसमें हो गया 1 3 7 2 4 6 8। आपको इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, इसमें 1 है, इसमें आपको 1 नहीं दिखेगा, इसमें 3 है, आपको इसमें 3 नहीं दिखेगा, 7 है, आपको 7 नहीं दिखेगा, 9 है, इसमें आपको 9 नहीं दिखेगा। मतलब हियर इज नो नॉट एनी कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट। जब एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, A इज डिसजॉइंट टू B, A B आपस में डिसजॉइंट होंगे, राइट। और एक एग्जांपल मैं और ले लूं, मान लीजिए L इज इक्वल्स टू X Y Z एंड T एंड M इज इक्वल्स टू L स्मॉल l M N X। अब आप मुझे बताइए क्या L और M आपस में डिसजॉइंट होंगे, L एंड M आर डिसजॉइंट टू ईच अदर और नॉट? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है इसमें X है और इसमें भी X है, X कॉमन हो गया, हियर X इज कॉमन, तो ये डिसजॉइंट नहीं होंगे, डिसजॉइंट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे आपको X कॉमन दिख रहा है। तो डिसजॉइंट कब होंगे, जब दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, जब उसमें एक भी एलिमेंट आपको कॉमन ना दिखे। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसेट ऑफ अ सेट। एक सेट का सबसेट क्या होता है। इफ A एंड B आर टू सेट, अगर A और B हम मान लेते हैं कि ये दो सेट हैं, A और B, मान लिया कि A और B दो सेट हैं, वो किस तरीके से है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। A के जो है सारे के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B। A के सारे एलिमेंट आपको B में मिलेंगे, तो A को हम बोलेंगे इज अ सबसेट ऑफ B। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इक्वालिटी ऑफ टू सेट।
इक्वालिटी ऑफ टू सेट तब होता था जब ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिलते थे और बी के भी सारे के सारे एलिमेंट आपको ए में मिलते थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सबसेट ऑफ सेट में क्या हो रहा है कि सिर्फ ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिल रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट आपको ए में नहीं मिल रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे सबसेट ऑफ ए। और बी क्या होगा, बी होगा सुपरसेट ऑफ ए होगा सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपरसेट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल में अगर देखें, a is equals to 2 and 3 and b is equals to 4 5 2 3 7, इतना हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है, a और b दो सेट हैं, a और b दो सेट है हमारे पास, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ a के सारे एलिमेंट आपको b में मिलने चाहिए। a के सारे एलिमेंट मतलब 2 हो गया 3 हो गया, 2 और 3 आपको इसमें दिख रहा है, मतलब a में तो सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, एक हो गया 2 एक हो गया 3, तो ये दोनों के दोनों आपको b में मिलने चाहिए। तो क्या होगा, a इज सबसेट ऑफ b, सबसेट की साइन होती है ऐसे, a इज सबसेट ऑफ b, ये सबसेट की साइन है। और b क्या होगा, b होगा सुपरसेट ऑफ a, b इस a का सुपरसेट है और a b का सबसेट है, राइट। तो सुपरसेट होगा एक और ये होता है सबसेट। A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सुपरसेट ऑफ A। अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि B के भी सारे के सारे एलिमेंट आपको A में मिले, वो इक्वालिटी ऑफ सेट में होता है, ये सबसेट की बात हो रही है। अभी दूसरा टॉपिक हमारा है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ A इज सबसेट ऑफ B, अगर A, पहली कंडीशन इसमें क्या होगी, पहली कंडीशन में यहाँ पे लिख दूं, A इज सबसेट ऑफ B, राइट, A B का सबसेट है एंड A इज नॉट इक्वल टू B। दूसरी कंडीशन, A इज नॉट इक्वल टू B, जब A हमारा सबसेट होगा B का और A हमारा इक्वल नहीं होगा B के, दो कंडीशंस अगर होंगी तो A को हम बोलेंगे कि हाँ A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। प्रॉपर सबसेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, सिर्फ ये वाली साइन से, प्रॉपर सबसेट, और ये करते हैं सबसेट को, तो क्या हो जाएगा हमारा A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट, इसे कहते हैं सबसेट ऑफ A। आप इसको नोट करिए। अब पढ़ेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लास ऑफ अ सेट और फैमिली ऑफ अ सेट। क्लास ऑफ अ सेट क्या होता है, फैमिली ऑफ अ सेट क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन इधर लिखी हुई है मैंने। इफ एलिमेंट ऑफ अ सेट आर सेट देमसेल्फ, मतलब कि कोई भी सेट है और उसके एलिमेंट जो है अगर वो खुद भी सेट हैं, आर सेट देमसेल्फ, अगर वो अपने आप में एक सेट है, सेट को फॉर्म करते हैं, तो उन्हें हम उस सेट को हम क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ अ सेट। इसको मैं आपको एग्जांपल से अगर समझाऊं तो इधर ले लेते हैं एक सेट ए है, ए के अंदर हमारे आ गए 5 A B A B, आ गया हमारा A B C। तो आप देख सकते हैं इधर हमारे पास एक सेट है A और A के एलिमेंट कौन कौन से हैं, A का एलिमेंट है 5, A का एलिमेंट है ये वाला, ये है एलिमेंट ये, और ये सारे के सारे क्या है, A के एलिमेंट हैं। मतलब ये एलिमेंट अपने आप में एक सेट को फॉर्म किया, आप खुद ही देख सकते हैं। अगर ये इसका ये ब्रेसेस हम हटा दे, कर्ली ब्रेसेस, तो ये रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ एलिमेंट को। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस को लगा दे रहे हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, तो ये एलिमेंट अपने आप में एक सेट को दिखा रहे हैं, एक सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ बी होता तो हम कहते हैं कि हाँ ये एलिमेंट है, लेकिन अगर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है तो मतलब ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी सेट है, मतलब इसमें जितने दिए गए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, आपके सेट हैं। तो मतलब ये तो सेट है ही, लेकिन इसके एलिमेंट जो है वो अपने आप में एक सेट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ अ सेट। ये पूरे सेट की फैमिली हो गई, इसके अंदर के जितने एलिमेंट है वो भी सारे सेट है, तो मतलब पूरी फैमिली का इन्होंने फॉर्मेशन कर दिया है, तो इसे हम बोलेंगे क्लास ऑफ अ सेट। एक बार फिर से डेफिनेशन में आपको बता दूं, इफ एलिमेंट ऑफ अ सेट, एलिमेंट ऑफ अ सेट क्या है, एलिमेंट किसके, ऑफ अ सेट, ऑफ अ सेट, इस सेट के एलिमेंट ऑफ अ सेट आर सेट देमसेल्फ, आर सेट देमसेल्फ, ये खुद भी एक सेट है, तो क्या कहेंगे उनको, फैमिली ऑफ अ सेट। आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं हम लोग, इफ एस इज एनी सेट, आपके पास कोई सेट है एस, देन फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट एस इज नोन एज पावर सेट। डेफिनेशन तो इसकी इतनी गड़बड़ है कि आपको समझ में आने वाली नहीं है, तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको देके समझाती हूँ। एग्जाम्पल हो गया, जैसे क्या बोला गया, इफ एस इज एनी सेट, आपके पास एस है कोई सेट जिसमें है ए बी सी। अब फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एस, अब एस के कितने सबसेट हो सकते हैं, एस का सबसेट हो सकता है, एक तो हो सकता है फाई आपका, फाइनल सेट या वॉइड सेट, या फिर इम्पटी सेट। इम्पटी सेट मैंने आपको इसी लेक्चर में या फिर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है। फाई हो गया, फिर हो गया हमारा ए, सबसेट की बात करिए, एक होगा फिर बी, और ये होगा एक सी, फिर होगा ए बी, फिर होगा बी सी, फिर होगा सी ए, फिर होगा हमारा
A B C। तो इतने पूरे क्या हो गया हमारे सबसेट। सबसेट हो गया, तो अगर इन सबसेट को हम एक फैमिली में रखें, मतलब इनको भी अगर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दें, फैमिली ऑफ सेट क्या होता है मैंने अभी आपको बताया था, तो अगर इनको भी हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दें तो ये उसके एलिमेंट हो जाएंगे जो कि खुद में एक सेट का काम कर रहे हैं। तो फैमिली ऑफ सबसेट, पहले तो ये सबसेट है, फिर जब इनको हमने एक में कर लिया फैमिली ऑफ सेट हो गया। फैमिली ऑफ सेट क्या होते हैं हमारे पावर सेट, इसे हम क्या कहते हैं P ऑफ S, इसे हम कहते हैं पावर सेट। पावर सेट किसका होगा, इसका, सेट S का। ठीक है, तो एक थ्योरम बताई गई है, किस पे बेस्ड है ये, पावर सेट पे बेस्ड है। इफ फाइनाइट सेट S, इसमें बताया गया कि कोई एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट आपको ध्यान में रखना है कि सेट कैसा है आपका, फाइनाइट। फाइनाइट सेट है जिसमें आपके एलिमेंट्स कितने हैं, n, आपके पास एलिमेंट्स है यहाँ पे n। देन पावर सेट ऑफ S, या फिर आप P ऑफ S सीधा कर लीजिए, पावर सेट P ऑफ S हैज 2 की पावर n एलिमेंट। मतलब एग्जांपल में अगर देखें, आपके पास सेट S है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 3 है। सपोज करिए S है आपके पास जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 3 है, इसी को देखे चलिए 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो P ऑफ S पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की पावर n इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 है, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो क्या हो गया, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पावर सेट के 8 हो जाएंगे, राइट। तो इसको आप नोट करिए, इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट of which all the set considerable as a subset is known as universal set। अब इसका मतलब क्या है, एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट मान लेते हैं हम लोग, ए क्यों मानते हैं, सीधा सीधा यू मान लें, ए नॉन एम्प्टी सेट मान लेते हैं कि यू, जिसके अंदर सारे के सारे जो हमारे सब सेट होंगे, सेट होते हैं, जितने भी हमारे यूनिवर्स में पाए जाने वाले जितने भी सेट होते हैं वो सारे के सारे एज ए सब सेट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे हमारे यूनिवर्स में पाए जाने वाले सेट बहुत सारे होते हैं, नेचुरल नंबर या किसी भी चीज का सेट हम लोग ले लेते हैं, वो इसके अंदर क्या होगा, सब सेट के फॉर्म में लिए जाएंगे, जितने भी सेट पाए जाते हैं। यहाँ पे सब सेट कौन होंगे, सेट, जो सेट हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर सब सेट के फॉर्म में इंक्लूड किए जाएंगे, उसे हम कहेंगे कि वो यूनिवर्सल सेट है। अगर इसके अंदर इंक्लूड कर लें नेचुरल नंबर का सेट और क्या बोलते हैं होल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, कुछ भी अगर इसके अंदर हम लोग इंक्लूड कर लें तो वो सारे के सारे ये खुद ही एक सेट होते हैं, लेकिन इसके अंदर ये सारे के सारे सब सेट के रूप में इंक्लूड किए जाएंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट। अगर इसका हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल में क्या हो सकता है, एग्जांपल में हो सकता है पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। अब पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड के अंदर क्या आएगा, जितने भी कंट्रीज हैं, ऑल कंट्रीज पॉपुलेशन, ऑल कंट्रीज पॉपुलेशन इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। तो जितनी भी कंट्रीज के पॉपुलेशन वो आपस में एक खुद का, जैसे हम इंडिया का ले लें, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये अपने आप में एक सेट का काम करेगा, ये खुद ही एक सेट का काम करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, पॉपुलेशन ऑफ अदर स्टेट, जितने भी स्टेट हैं हमारे इंडिया में, उतने उतने स्टेट के हम लोग पॉपुलेशन को इंक्लूड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे, ये अपने आप में एक सेट का काम कर रहा है। लेकिन यूनिवर्सल सेट में, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें ऐसे ही सेट जो होते हैं वो सबसेट का काम करते हैं, यहाँ पे ये सबसेट का काम करेंगे। समझ में आ गई बात, जितने भी सेट होते हैं जब वो इंक्लूडेड करके आपस में सारे इंक्लूड करके तब एक सेट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि हाँ ये यूनिवर्सल सेट है। एक और एग्जांपल अगर मैं बता दूं, एग्जांपल में होगा पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। अब प्लेन, आपके पास कोई एक प्लेन दिया गया है, प्लेन, इसमें पाए जाने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे आपके यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड किए जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब वो खाली ना, उसके अंदर ऑब्वियस बात है अगर सब सेट हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ विच ऑल द सेट कंसिडरेबल एज ए सबसेट, उसके अंदर जितने भी सेट होते हैं, जितने भी सेट पाए जाते हैं वो सारे के सारे कैसे कंसीडर किए जाते हैं, वो कंसीडर किए जाते हैं एज ए सबसेट। जितने भी सेट होते हैं वो एज ए सबसेट उसमें कंसीडर किए जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि हाँ वो यूनिवर्सल सेट है। आप इसको नोट करिए। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है मैं आपको बता दूं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास ए एंड बी दो सेट हैं आपके पास, देन द कॉमन एलिमेंट lie on set A and set B is known as
इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसका मतलब क्या हुआ? इफ ए एंड बी, if A and B are two sets, then the common element lie on set A and B is known as intersection of set. For example, अगर हम देखें, हमने ले लिया A के अंदर लाई कर रहे हैं स्मॉल a, b, c and d, एंड हमने दूसरा सेट ले लिया B, यहाँ पे दिया गया A and B, तो इसमें लाई कर रहा है C, D, E and F। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होगा? इंटरसेक्शन को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इंटरसेक्शन, यहाँ पे मैं लिख दूं, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A इंटरसेक्शन B होगा द कॉमन एलिमेंट जो लाई करे किसके, सेट A और सेट B के बीच में। तो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा हमारा, A है इसमें, B है लेकिन A B इसमें नहीं है, EF इसमें है, EF इसमें नहीं है, इसमें कॉमन कौन सा है? C एंड D, C D कॉमन है इसमें, तो हमारा A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? C, D। ये हमारा हो गया A इंटरसेक्शन B, मतलब जो कॉमन एलिमेंट सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट लाई करता है उसी को हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं। अब बात आ गई कि यूनियन ऑफ सेट किसे कहते हैं? यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट किसे कहते हैं? यूनियन को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको दिख रहा है यू है तो यू से ही यू, यूनियन। ऑल द एलिमेंट लाई ऑन सेट ए एंड बी इज नोन एज यूनियन ऑफ सेट। मतलब अगर हम ले लें एक सेट ए जिसके अंदर आ गया ए बी सी डी, दूसरा सेट ले लें बी जिसके अंदर आ गया सी डी ई एफ, तो अगर इसकी बात करें कि इसमें सभी एलिमेंट जितने के जितने एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे यूनियन ऑफ सेट बताएंगे। तो अगर ए यूनियन बी करें तो इसमें आएगा ए बी सी डी ई एफ। तो यूनियन ऑफ सेट में आपके सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं आपके वो सारे के सारे इंक्लूडेड हो जाएंगे, उसे हम कहेंगे यूनियन ऑफ सेट। अगर इसी का इंटरसेक्शन देखना हो, इंटरसेक्शन वो होगा जो कॉमन होगा, जैसे सी और डी कॉमन है तो सी और डी इसमें इंटरसेक्शन का काम करेगा, लेकिन यूनियन का काम क्या करेगा कि पूरा का पूरा ए बी सी डी ई एफ, तो ये पूरा का पूरा यूनियन का काम करेगा। आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम पढ़ने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं जो कि अलजेब्रिक सेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें पहला लॉ क्या होता है आपका? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ होता है हमारा, मैं आपको इसका यूनियन और इंटरसेक्शन के दोनों के लिए मैं आपको बता रही हूँ। एक सेट आपके पास ए है, एक उसका यूनियन और बी, ए बी का यूनियन इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। मतलब अगर आप ए यूनियन बी करें या फिर बी यूनियन ए करें तो उनकी वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी। ऐसा सेम इंटरसेक्शन में भी होगा, ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए करें तो इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी वो आपको इक्वल ही मिलेगी। अगर आप एग्जाम्पल से देखें, अगर आप इसे देखें तो ए मान लेते हैं आप 1 2, बी मान लेते हैं आप 1 3, तो ए यूनियन बी करने पे भी आपको क्या मिलेगा? 1 2 3, और बी यूनियन ए करने पे आपको क्या मिलेगा? ये 1 2 3। सेम एज इट इज आपको इंटरसेक्शन में भी करना है, आपको इनकी वैल्यू इक्वल ही मिलने वाली है। तो पहला कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। और दूसरा है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एक मिनट रुकिए। एसोसिएटिव लॉ कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और यूनियन ए यूनियन सी, राइट। एक मिनट, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी, और फिर सेम एज इट आपको इंटरसेक्शन में करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। अगर इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में आपका ए इज इक्वल टू 1 2 3
B इज इक्वल टू है आपका 2 3 4 एंड C इज इक्वल टू है 3 4 7, कुछ भी करके मान लीजिए। तो पहले आप देखेंगे B इंटरसेक्शन C में, इंटरसेक्शन के लिए बता रही हूँ आपको, B इंटरसेक्शन C क्या होगा, B इंटरसेक्शन C कॉमन जितने एलिमेंट होंगे, कॉमन आपके कौन कौन से 3 4, तो हो जाएगा 3, 4। अब B इंटरसेक्शन C के साथ में आपको A का इंटरसेक्शन करना है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब आपको इसमें और इसमें आपको कॉमन देखना है, तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, आपको क्या दिख रहा है कॉमन, 3 दिख रहा है। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। तो A इंटरसेक्शन ऐसे ही अगर आप करेंगे, A इंटरसेक्शन B अगर कर लें इधर, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B होगा 2 3, 2 3 आपके कॉमन है इधर, 2 3। और अगर इसी का इंटरसेक्शन हम लोग C के साथ में कर दें, तो C में भी 3 आपको कॉमन दिख रहा है इसमें, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, अगर इसको इधर करें तो, राइट। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों ऐसे ही यूनियन में भी ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ होता है आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट क्या होता है, अगर आप फाई के साथ में, फाई मीन्स नल सेट या फिर उसे वॉइड या एम्प्टी सेट भी कहते हैं, तो अगर आप ए यूनियन फाई करेंगे तो आपको ए मिलेगा, या फिर अगर आप ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो आपको फाई मिलेगा। ये होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। अब फोर्थ लॉ क्या होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या लिखेंगे, इधर का मैं रेज कर देती हूँ, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, राइट। ये है यूनियन के लिए। इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन में आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन वाले में आपको करना है कि जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन, जहाँ पे यूनियन है वहाँ पे इंटरसेक्शन करना है, जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ पे आपको यूनियन करना है। अभी फिर देख लें, अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, मतलब अगर आप बी यूनियन सी लेते हैं और उसमें ए का इंटरसेक्शन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का आपको यूनियन मिलेगा। और अगर आप बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन आप ए के साथ में करते हैं तो आपको ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन आपको मिलेगा। अब फोर्थ लॉ क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, और ए माइनस बी यूनियन सी होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये होता है डिमॉर्गन्स लॉ। अगर आप बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ में अगर आप उसका माइनस करते हैं तो आपको ए माइनस बी और ए माइनस सी का यूनियन मिलेगा, और अगर आप बी यूनियन सी का सी को ए में से माइनस करते हैं तो आपको ए माइनस बी और ए माइनस सी का इंटरसेक्शन आपको मिलेगा। आप ये सारा कुछ नोट डाउन करिए। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डिफरेंट ऑफ अ सेट। डिफरेंट ऑफ सेट्स, डिफरेंट का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ अंतर, डिफरेंट मीन्स अंतर। अंतर दो सेट का अंतर क्या होता है मैं आपको बता दूं, ए डिफरेंस बी, इसकी डेफिनेशन है ए डिफरेंस बी वेयर द एलिमेंट्स ऑफ ए, वेयर मत करिए आप, इज द सेट वेयर elements of set A lie which are not present in set B. ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है कि ए माइनस बी आपको करना है, ए डिफरेंस बी ए माइनस बी, या फिर कई बुक्स में आपको ऐसे लिखा हुआ भी दिख जाएगा। तो ए डिफरेंस बी आपका क्या होता है, ए डिफरेंस बी का डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है कि ए डिफरेंस बी का वह सेट जहाँ पे आपके ए के एलिमेंट्स लाई करेंगे लेकिन वो एलिमेंट्स लाई नहीं करेंगे जो सेट बी में होंगे। जैसे एग्जांपल में ए इक्वल
ले लेते हैं 1 2 3 4, बी को ले लेते हैं 4 5 6 एंड 7। तो क्या हो रहा है, ए माइनस बी, मतलब ए डिफरेंस भी क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, इसमें सेट ए के ऐसे एलिमेंट लाई करेंगे जो सेट बी में नहीं होंगे, मतलब 1 इसमें नहीं है, ये लाई करेगा, 2 इसमें नहीं है, ये भी लाई करेगा, 3 इसमें नहीं है, ये भी लाई करेगा, लेकिन 4 लाई नहीं करेगा क्योंकि 4 आपको इसमें साफ साफ दिख रहा है। तो ए माइनस बी होगा सेट 1 2 3 का। तो इसे कहते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ अ सेट। वेन आयलर डायग्राम, इसे आयलर पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे यूलर डायग्राम ही बोलते हैं, वेन यूलर डायग्राम, लेकिन हम बोलेंगे वेन आयलर डायग्राम या फिर वेन डायग्राम ही इसे कहते हैं। तो वेन डायग्राम से हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम इज नथिंग बट इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेट पढ़ रहे हैं, तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, ऑफ सेट्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल या फिर सर्कुलर। मतलब इस वेन डायग्राम के द्वारा, वेन आयलर डायग्राम के द्वारा हम लोग किसी भी सेट को किसके टर्म में देखेंगे, रेक्टेंगल के सब टर्म में या फिर सर्कुलर के टर्म में, इन दोनों के टर्म में हम लोग क्या देखते हैं किसी भी सेट को वेन आयलर डायग्राम में। अब कैसे देखते हैं, एक सेट मान लेते हैं ए है, एक सेट मान लेते हैं बी है, ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। मैं आपको दिखा दूं, रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें हम लेते हैं एक सेट ए, एक सेट बी, ये है एक सेट ए और एक सेट है ये बी। तो ये दोनों किसी बता रहे हैं सेट को, राइट। तो अगर हमें अभी दिखाना हुआ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, अगर हमें दिखाना हो कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं आपको बता दूं। ये एक, फिर आप ये शो करता है यूनिवर्सल सेट को शो करता है, और इसके अंदर हम लेंगे एक सेट ए, दूसरा सेट की बी। तो ए यूनियन बी शो करेगा, ये ए है, ये है ए, ये है बी। अब ए यूनियन बी किसे रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी ये पूरा रिप्रेजेंट करेगा। वेन डायग्राम, यूनियन का मतलब जो पूरा हो, पूरा मतलब ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट। तो ए यूनियन मैंने आपको बताया था कि ऑल द एलिमेंट्स लाई ऑन सेट ए एंड सेट बी। आप प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखें, तभी आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। तो ए यूनियन बी क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमारे ए और बी में आते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी को, राइट। तो अगर हमें बताना हुआ फिर ए इंटरसेक्शन बी कैसे होगा, इसके लिए हम बनाते हैं दूसरा वेन डायग्राम। ये जितने भी डायग्राम बन रहे हैं इन सबको कहते हैं कि ये हाँ ये वेन डायग्राम है, वेन आयलर डायग्राम या फिर वेन डायग्राम। ए ले लिया हमने, ये ले लिया हमने बी, दो सेट है हमारे पास, ये है ए, ये है बी। तो अगर हमें दिखाना हुआ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन हो, दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन सेट ए एंड सेट बी, उन्हें हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये ए इंटरसेक्शन बी है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इंटरसेक्शन और यूनियन की डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से बता रखा है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये वाला पोर्शन, जितना पोर्शन ये हमारे पास बचा, ये कॉमन वाला पोर्शन जितना बचा, इसे हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये ए यूनियन बी है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी है। अगर फिर मैं देखूं, अगर हम 3 सेट ले लें अगर हम 3 सेट लेते हैं ए बी एंड सी, कौन कौन से सेट हैं, ए बी सी। अभी अगर यूनियन की बात करें, यूनियन में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हम लोग जितना भी ये सारा एरिया है, ये सारे एरिया को हम लोग कहेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब ये पूरा का पूरा एरिया, उन सबका जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे उसमें इंक्लूडेड होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ बी यूनियन सी क्या होगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ, ये वाला पूरा, ये वाला, ये पूरा होगा हमारा बी यूनियन सी। और अगर इसी में हमें दिखाना हुआ, अगर हमें फिर दिखाना हुआ बी इंटरसेक्शन सी, ये बी है ये सी है, अगर हमें यहाँ यूनियन की जगह पे अगर हमें इसमें इंटरसेक्शन दिखाना हुआ तो हम कैसे दिखाएंगे, इंटरसेक्शन होगा वही एलिमेंट्स जो इसमें कॉमन होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट कॉमन होंगे वो होंगे, राइट। तो इसमें
कौन कौन से होंगे, जो इसमें बी और सी में जितने भी कॉमन एलिमेंट होंगे, ए की बात नहीं कर रहे हम लोग, बी और सी में जितने कॉमन एलिमेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे कि हाँ ये बी इंटरसेक्शन सी है। अभी एक और बात आती है आगे कि अगर यहाँ पे एक और ले लें हम, तीसरा एलिमेंट सी, सेट ले लें, अगर हम तीसरा सेट सी ले लें, एंड फिर अगर हम पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, तब हम इतने पोर्शन को नहीं ड्रॉ करेंगे। मतलब तो पहले हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या कॉमन हो रहा है, इसमें भी इसमें भी इसमें, ए बी सी तीनों सेट में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इन तीनों सेट में हमें सिर्फ कॉमन मिलेगा ये इतना पार्ट। इसमें देखिए अगर आप देखेंगे तो ए का इधर से आ रहा है, इधर से ए का ये वाला पार्ट आ रहा है, बी का इधर से आ रहा है और सी का ये ऊपर से आ रहा है, तो मतलब इसमें ए बी सी तीनों के कॉमन वाले पार्ट आने चाहिए जो कॉमन हो, राइट। तो यही सब होता है वेन डायग्राम में। वेन आप इतने सारे एग्जाम्पल्स को आप पहले नोट करिए। अब हम लोग इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे कि ए माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस सी, इन सब के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला जो ये रेक्टेंगुलर शेप होता है, ये हमारा, मैंने आपको अभी बताया था, यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, यूनियन को, ये पूरा यूनियन होता है, ओ यूनिवर्सल सेट होता है, सॉरी मैंने अभी यूनियन बोला, वो ये पूरा यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट। तो अगर हमें दिखाना हुआ, हमने ले लिया एक सेट ए एंड अनदर सेट इज बी, हमने दो सेट ले लिया, ये है ए, ये है बी, और ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने अभी आपको बताया था, ये इंटरसेक्शन को, यूनियन करते तो ये पूरा आ जाता, पूरा जितना आपको पोर्शन दिख रहा है पूरा, इंटरसेक्शन पे जो कॉमन रहेगा उन दोनों में सिर्फ वही उतना आएगा, ये आएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, क्या है ये पोर्शन, ये पोर्शन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। अब अगर हम यहाँ से ए माइनस बी की बात करें, ए माइनस बी मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंस ए डिफरेंस बी, मैंने आपको क्या बताया था, ए डिफरेंस बी बताया था कि ए के उतने ही एलिमेंट लेंगे जो बी में नहीं होंगे, राइट। ऐसा नहीं कि अगर ए में हमारे पास हैं 1 2 3, राइट, और बी में हमारे पास हैं 3 4, तो ए माइनस बी में हम सिर्फ उतने ही एलिमेंट लेंगे जो बी में नहीं होंगे, मतलब हम लेंगे 1 2, राइट। तो ए माइनस बी में वही लेंगे जो बी में नहीं होंगे, और ए के पोर्शन में इतना बी आ रहा है, राइट, बी आ रहा है, तो इतने पोर्शन को हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें बी के एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ जो ये पोर्शन बचा, बाकी का पोर्शन जो बचा सिर्फ यहाँ तक, इसको मैं इधर से ड्रॉ कर दूँ, सिर्फ यहाँ तक के पोर्शन को हम इसे कहेंगे कि हाँ ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम एट इज इट अगर हम इसे देखें बी माइनस ए को, अगर हम देखें बी माइनस ए मीन्स वही एलिमेंट लेंगे जो ए में इंक्लूडेड ना हो, बी माइनस ए करेंगे तो बी में जो 3 है वो ए में आ रहा है, तो 3 को छोड़ के हमारे पास क्या बचा 4, राइट। तो ऐसे इसमें भी करेंगे हम, इसमें बी माइनस ए करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन आ रहा है ये शो करेगा बी माइनस ए को, राइट। तो ये ए माइनस बी माइनस सी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन डायग्राम बस इतना ही होता है जिसमें ए माइनस बी माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी, बस इतना ही देखते हैं। ये यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट में आपको बता दूं ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट ए है और ये दूसरा सेट बी। सेट में है 1 2 3 4 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, बी में है 3 4 5 6 एलिमेंट, सी में है 5 6 7 8 एंड डी में है 7 8 9 10। अब ये यूनियन पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमने लास्ट लेक्चर में यूनियन इंटरसेक्शन को कवर किया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप पहले जाके उस वीडियो को देखिए। तो ये यूनियन पे बेस्ड है, आप देख रहे हैं सारे जगह पे यूनियन लिखा हुआ है, तो हम यूनियन को ही करने वाले हैं। इसमें दिया गया है 4 सेट हमें, और पहले ये पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है कि ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी। अब ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी क्या होगा आपका? यूनियन में मैंने आपको बताया था कि पूरे को कंपाइल करके जब हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, पूरे जितने भी एलिमेंट होंगे जो सारे को हम लोग इकट्ठे करके लिख देंगे, तो वो हमारा यूनियन होता है। और इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट होगा, जो ए और बी में कॉमन रहेगा सिर्फ उसको लिखेंगे। लेकिन यूनियन में क्या लिखेंगे? जितने के जितने एलिमेंट होते हैं, जितने आपको दिखाई दे सारे के सारे लिखने हैं। ऐसा नहीं कि 3 4 इसमें है तो 3 4 इसमें आपको 2 बार लिखना है, नहीं, डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। 3 4 है तो 3 4 इसमें भी आप एक एक बार ही इनको लिखेंगे, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट जितने भी आपको ए और बी में दिखाई दे उसे ही हम यूनियन कहते हैं। तो ए में क्या है हमारे 1 2 3 4, बी में क्या है 3 4 5 6। तो यूनियन का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए एंड बी। तो इसके अंदर हमारे क्या 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 आ जाएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो ए यूनियन बी में हमारे आएंगे सारे के सारे एलिमेंट जो ए और बी में प्रेजेंट हो। यूनियन की डेफिनेशन मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता रखी है, जो कि बुक से डिफरेंट है लेकिन सिंपल लैंग्वेज में है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? सारे के सारे एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन सेट ए एंड सेट बी। तो 1 है इसमें, 2 है, 3 है, 4 है। इधर से भी अगर देखें तो 3 है, 4 है,
5 है एंड 6 है, सारे के सारे एलिमेंट आपको इसमें दिख रहे हैं। ये क्या हो गया आपका ए यूनियन बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ है कि बी यूनियन डी फाइंड करना है, बी यूनियन डी। अब क्या करना है, बी और डी के सारे एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देना है हम लोगों को। क्या लिखेंगे पहले, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट है तो सारे के सारे को हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे। लेकिन अगर कुछ कॉमन होता तो हम लोग उसको एक बार ही लिखते, जैसे इसमें 3 4 कॉमन था दोनों में, तो 3 4 को एक एक करके ही लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, 3 3 4 4 ऐसे करके हमें नहीं लिखना है। तो बी के सारे एलिमेंट हम लिख लेंगे और डी के सारे एलिमेंट। ये शो क्या करता है, ये शो करता है यूनियन को, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इंटरसेक्शन होता तो वो अलग एक बात थी, उसमें हम कॉमन एलिमेंट को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन सी। ए दिया गया आपको, सी दिया गया। अब ए यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन सी होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यूनियन मीन्स पूरा कंबाइन करके, जैसा इसमें किया वैसे इसमें करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन डी। आप इसको एसोसिएटिव लॉ जो मैंने आपको नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था, आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इधर ब्रैकेट लगा दीजिए। आप क्या करिए, पहले बी यूनियन डी को फाइंड करिए। बी यूनियन डी क्या होगा, बी यूनियन डी होगा हमारा, दिया गया हमें इधर क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 10। बी यूनियन डी हमें मिला हुआ है। अभी ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 1 2 3 4। अब क्या करना है हमें, ए को और बी यूनियन डी को, इन दोनों का यूनियन करना है हमें। यूनियन मीन्स इन दोनों को इकट्ठे करके लिख देना है आपको, सारे के सारे एलिमेंट को एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। तो ए यूनियन बी यूनियन डी क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट जितने भी आपको ए में दिख रहे हैं और बी यूनियन डी में दिख रहे हैं, आपको इसको तोड़ के ही करना है। ऐसा नहीं कि पहले आप डी के सारे एलिमेंट लिखिए, फिर बी के लिखिए, फिर ए के लिखिए, वो भी सही हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे तोड़ के करेंगे तो आपके लिए ज्यादा सही पड़ेगा। तो बी यूनियन डी आपको दिया गया है, तो और ए भी दिया गया, तो पहले ए को लिखेंगे, इन दोनों का यूनियन करना है हमें। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और 3 4 इधर भी दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप फिर 3 4 लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। डिफरेंट ऑब्जेक्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, कलेक्शन ऑफ। 3 4 हो गए, तो 3 4 को फिर नहीं लिखना, क्योंकि ये उसे भी बताएंगे। तो 5 हो गया, 6 उधर से 7 8 9 10। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, ए यूनियन बी यूनियन डी को। तो ये क्वेश्चन था जो कि यूनियन पे बेस्ड था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंटरसेक्शन पे बेस्ड करने वाले हैं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हमें ए बी सी डी की वैल्यू डिफरेंट आपको दी गई है, उस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है ये। और इसमें हम 3 4 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इंटरसेक्शन पे बेस्ड हैं। ये वाले, ये चारों जो है, ये चारों ये इंटरसेक्शन पे बेस्ड है, और ये दोनों जो हैं ये यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पे बेस्ड हैं। तो पहले हम इंटरसेक्शन वाले करेंगे, उसके बाद हम दोनों इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों बेस्ड वाले क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इंटरसेक्शन में आपको फिर बता दूं, द कॉमन एलिमेंट लाई बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन हो, जो ए और बी दोनों में जो कॉमन हो वही इंटरसेक्शन होगा। यूनियन पूरे के पूरे जितने भी एलिमेंट आपको ए और बी में दिख रहे हैं वो होता है, और इंटरसेक्शन होता है जितने भी आपके कॉमन एलिमेंट होते हैं उन्हें कहते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए आपको दिख रहा है 3 5 7 9 11, और बी आपको दिख रहा है 7 9 11 13। आपको क्या कॉमन लग रहा है, 3 है इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है। 5 है इसमें 5 है नहीं है। 7 है, हाँ 7 है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि हाँ 7। और क्या दिखा, 9 है इसमें भी 9 है, कॉमन दिखा, इसको भी लिखेंगे। 11 है, इसमें भी 11 है, लिखेंगे। 13 इसमें है, लेकिन 13 इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है, तो 13 नहीं लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन भी हमारा क्या मिला, 7 9 11, क्योंकि बस यही 3 एलिमेंट हैं जो इन दोनों में कॉमन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन डी। अब ए और डी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं, हमें ये यहाँ पे लिखना है। ए में है 3 5 7 9 11, 3 है इसमें नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है ये भी नहीं है, 9 नहीं, 11 नहीं। आपको इसमें एक भी एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं, और इसके एलिमेंट 15 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है। मतलब जब आपको एक भी एलिमेंट ना मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, 5 मीन्स नल सेट या इम्प्टी सेट। ये इम्प्टी सेट हुआ, मैंने आपको बताया था इम्प्टी सेट में कि जब उसके अंदर एक भी एलिमेंट लाई ना करें तो वो हो जाएगा हमारा इम्प्टी सेट। मतलब आपको एक भी इसके अंदर एलिमेंट आपको मिले ही नहीं, तो क्या हो गया, इम्प्टी सेट। अब देखेंगे ये वाला बी इंटरसेक्शन सी। बी है यहाँ पे 7 9 11 13, सी है 11 13 15। तो बी और सी में कितने कॉमन एलिमेंट है हमें ये देखना है। बी में है 7, इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 11 हाँ 11 कॉमन दिख गया, अब इसमें हम लिखेंगे 11। अब 13 है, हाँ इसमें भी 13 है, 13 भी आएगा। अभी 15 है इसमें, लेकिन 15 इसमें नहीं है, तो 15 कॉमन नहीं है, तो 15 नहीं लिखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन मैं आपको बार बार बता रही हूँ।
अभी हम ये वाला करेंगे, ये तीनों हो गया इंटरसेक्शन पे बेस्ड है, अभी ये वाला करना है हमें, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। देखिए जब आपको तीन तरीके से मिले, जैसे तीन सेट अगर आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है, चाहे तो आप इस तरीके से ब्रैकेट में डाल दीजिए इसको, या फिर अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसको ब्रैकेट में आप डाल दीजिए, ब्रैकेट के अंदर उसको रखिए, तब आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी सुविधा होगी। तो पहले हम निकालेंगे सी इंटरसेक्शन डी को। सी इंटरसेक्शन डी को क्या होगा हमारा सी इंटरसेक्शन डी, इसमें 11 है, इसमें नहीं है, 13 इसमें है, इसमें नहीं है, 15 हमें दिख रहा है, तो 15 हो गया सी इंटरसेक्शन डी में, राइट, 15 हो गया। अभी 17 इसमें है, इसमें नहीं है, तो क्या 17 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 17 एक में है, डी में है, सी में नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। तो सी इंटरसेक्शन डी हमारे पास क्या हुआ, 15। अब ए हमें क्या दिया गया है, 3 5 7 9 11, ए हमारे पास इतना दिया गया। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, 3 5 7 9 11 15, आपको कुछ भी कॉमन, साफ साफ कॉमन नहीं दिख रहा, कुछ नहीं है इसमें, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 5, 5 मीन्स एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, 5 5 5 5 5 करिए इसको आप, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 9 11 इसमें 15 नहीं है, कुछ कॉमन है बिल्कुल नहीं है, तो क्या हो गया, 5 हो गया। अब आगे हम अपने मेन क्वेश्चन पे, क्या है हमारा, इंटरसेक्शन और यूनियन, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पे बेस्ड है। तो पहले मैंने क्या बोला था कि आपको पहले बड़े वाले को सॉल्व करना है, बड़ा क्या है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी बड़ा है तो कैसे करेंगे, बी यूनियन सी, बी क्या है हमारे पास, 7 9 11 13 और सी 11 13 15, यूनियन का मतलब पूरे को हमें एक में कंपाइल करके लिखना है, पूरे को क्या लिखेंगे, पहले 7 9 11 13, अब 11 13 15, 11 13 को दोबारा नहीं लिखेंगे, मैंने आपको बता रखा है इसके पहले वाले क्वेश्चन में, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, राइट। अब क्या करना है हमें, ए के साथ में इसको इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ये तो हमें मिल गया कि हाँ ये बी यूनियन सी है, अब हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करना है। ए क्या दिया गया है, ए दिया गया हमारे पास 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है, 3 कॉमन है, नहीं है, 5 है, नहीं है, 7 दिख रहा है, हाँ 7 है, तो पहले 7 को लिखेंगे, 9 है, हाँ 9 है, इसमें भी है 9, तो इसको भी लिखेंगे, 11 है, 11 है, इसको भी लिखेंगे, कॉमन दिया, अभी 13 इसमें नहीं है, 15 इसमें नहीं, तो कॉमन नहीं है, तो ये इसको नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का रिजल्ट आ गया हमारे पास। ये किसके इक्वल आया, आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया। तो अब हम करने वाले हैं इस वाले क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ इधर का, आप नोट करिए, इसको मैं इरेज करने जा रही हूँ। अब हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, क्या है ये, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अभी ये मत समझ लेना कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नहीं, यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन है। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, पहले हमें फाइंड करना है बी यूनियन सी को, आप फाइंड करिए, चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी को, आप किसी भी टर्म को कर सकते हैं पहले। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी को कर रही हूँ। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, हमने यहाँ पे फाइंड करके रखा है, इसी को लिख लेते हैं सीधा। इंटरसेक्शन बी हमने पहले से ही निकाल रखा था, 7 9 11 जो इन दोनों में कॉमन है, पक्की बात। अब हमें क्या करना है, बी यूनियन सी को हमें फाइंड करना है। बी यूनियन सी क्या है, बी और सी जो जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, आपको सारे के सारे को उतार लेना सीधा का सीधा। 7 हो गया, 9 11 13 15, ये हो गया हमारे पास बी यूनियन सी, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका यूनियन लेना है। अब देखिए यूनियन लेना, इंटरसेक्शन नहीं लेना, यूनियन मीन्स पूरे को इकट्ठा करके लिख देना। अब इतने पूरे को हमको यहाँ पे लिख देना है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, 7 9 11, 7 9 11 हो गया, इधर भी इधर से भी। अब बचा 13 15, हो गया ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन। तो ये इतने क्वेश्चन थे जो इंटरसेक्शन और यूनियन पे बेस्ड थे, आप इसको नोट करिए। अभी देखिए, अब हम करेंगे ए माइनस बी के क्वेश्चन, माइनस वाले। अभी यूनियन इंटरसेक्शन पे बेस्ड हमने देख लिया, अभी माइनस वाले जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी समझ में नहीं आते। ए माइनस बी के और फिर ले लेते हैं बी माइनस सी, फिर ले लेते हैं हम बी माइनस ए को। ए माइनस बी है ना, तो फिर बी माइनस ए को भी लेके देखते हैं क्या आता है इसमें। और फिर सी माइनस डी माइनस सी को ले लेते हैं, डी माइनस सी। अब क्या करना है आपको, ए दिया गया है 3 5 7 9 11, बी दिया गया है 7 9 11 13। अभी आपको ए में से बी को निकालना है। मैं आपको सीधा सॉल्व करके अगर बताऊं,
ए में से आपको बी को निकालना है, मतलब ए में से बी के जितने भी एलिमेंट आपको ए में दिखे आपको उनको निकाल देना है बाहर। तो ए में कितने एलिमेंट हैं? 3, 5, 7, 9, 11। ये किसके एलिमेंट है? ये ए के एलिमेंट है। अब इसमें से आपको बी के एलिमेंट को बाहर निकालना है, मतलब ए माइनस बी, मतलब बी को बाहर निकालना। अगर बी माइनस ए होता तो आप ए को बाहर निकालते, लेकिन अगर ए माइनस बी है तो ए में से बी के एलिमेंट को बाहर निकालना है, राइट। तो ए दिया गया हमारे पास। अब देखेंगे इसमें से बी के कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनको हमें निकालना है बाहर। तो 3, 5, 7, 9, 11। अब बी में कौन से? 7 इसमें है, हाँ निकाल दो बाहर। अगर आप ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इजी लगेगा आपको। अब 9 भी है, इसको भी बाहर निकालो। 11, हाँ 11 इसमें, इसको भी बाहर निकालो। तो ए माइनस बी में आपके पास सिर्फ बचेगा 3 और 5। समझे? जितने भी बी में एलिमेंट आपको दिखे, ए के जितने भी एलिमेंट आपको बी में दिखे उन सारे के सारे को आपको बाहर निकाल देना, जितना बचेगा वो होगा ए माइनस बी। अब ऐसे में करना बी माइनस ए। अब क्या करना है? आपको बी ले लेना है, जो पहले रहेगा वही आपको लेना है। बी लेना है। बी में क्या आपके 7, 9, 11 एंड 13, राइट। तो बी में आपको क्या दिख रहा है? 7, 9, 11, 13। अब हमें क्या करना है? हमें ए के जितने भी एलिमेंट आपको इसमें दिखेंगे उनको बाहर निकालना है। 7 दिख रहा है, हाँ 7 दिख रहा है। 9 दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है। 11 है, हाँ 11 भी है। तो ए माइनस बी माइनस से हमारे पास क्या हो जाएगा? 13। सिर्फ 13 है जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, राइट। अब बी माइनस सी करेंगे। बी पहले बी लेंगे हम, जैसे इसमें ए लेते थे पहले वाले को ही लेना है। 7, 9, 11, 13। बी माइनस सी करना। सी क्या है? 11, 13, 15। तो आपको 11 दिख रहा है, हाँ इसमें दिख रहा है, इसको निकाल दीजिए। 13 दिख रहा है, हाँ 13 दिख रहा है, इसको भी निकालिए। क्या बचा? 7, 9। ये हो गया हमारा बी माइनस सी। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब डी दिया गया है, अब इसको आप सॉल्व करके बताएंगे। कमेंट करके इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि डी माइनस सी में हमें क्या मिलेगा, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? हिंदी में कहते हैं पूरक। किसी सेट का पूरक, समुच्चय का पूरक क्या होता है? तो फर्स्टली आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री हम सीधा सीधा हम यूनियन से ही यूनिवर्सल सेट से उसको कंपेयर करेंगे। हमारे पास इसमें एक यूनिवर्सल सेट होगा यू हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा, और एक सेट हम कोई भी ले लेंगे ए। ये एक नॉर्मल सेट है। यू हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। तो हमें क्या करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट हम फाइंड कैसे करते हैं। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट? कोई भी सेट आपको दिया गया है, ये ए आपको सेट दिया गया है ना। अब ये है आपके पास यूनिवर्सल सेट। तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेट फाइंड करना है, किसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट हमें फाइंड करना है? ए का हमें कॉम्प्लीमेंट्री सेट फाइंड करना है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री सेट अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? हमको सिंपल u माइनस ए करना है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? u माइनस ए। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए लिखा आपने, डैश, ए डैश, u माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है, उसमें से अगर आप किसी भी सेट को माइनस कर देंगे तो वो आपको मिलेगा क्या? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। किस सेट का? ए सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। ए का पूरक, मतलब जो ए में है वो ए डैश में नहीं है, जो ए डैश में है वो ए में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री मींस इसका पूरक है। अपोजिट आप समझ सकते हैं एक तरीके से। तो कॉम्प्लीमेंट्री u माइनस ए। अगर आपको b का निकालना हुआ, b का अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री निकालना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कितना बड़ा वर्ड है नहीं। अगर आप b का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? u में से b को माइनस करना पड़ेगा। तब आपको क्या मिलेगा? b डैश। आपको तब मिलेगा b डैश, और इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए, सॉरी b, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट b। इसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट बी, और इसे हम डैश से डिनोट करते हैं। अगर आप किसी भी सेट का निकाल रहे हैं, मान लीजिए ए का निकाल रहे हैं, बी का निकाल रहे हैं, तो उसे हम ए डैश बी डैश से डिनोट करते हैं। यू का ही अगर आप निकाल रहे हैं, अगर आप यू का यूनिवर्सल सेट निकाल रहे हैं तो उसे भी हम यू डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अगर आप किसी भी चीज में से यूनिवर्सल सेट में से अगर आप किसी भी सेट को निकालते हैं, बाहर करते हैं उसके एलिमेंट को, तो वो आपको क्या देगा? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। अगर आप बी को निकाल रहे हैं तो बी क्या होगा? बी डैश क्या शो करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट बी। बी का कॉम्प्लीमेंट्री बी डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट्री ए डैश। तो आप इतना नोट करिए, फिर मैं इस पे बेसिक कुछ क्वेश्चन बताऊंगी जिससे आपको ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था कि हाँ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट को शो कैसे करते हैं? ए डैश से शो करते हैं। ए डैश किसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखाएगा? ए डैश कॉम्प्लीमेंट्री दिखाएगा हमें सेट ए का। बी डैश किसका दिखाएगा? सेट बी का। ए यूनियन सी, ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो कि स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएंगे, लेकिन अभी आपको मैं इतना बढ़िया बता दूंगी कि समझ में ऑलरेडी आ जाएंगे। तो क्या हो गया कि ए यूनियन सी जो है
उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमें फाइंड करना है, और सारे के सारे को हम किससे कंपेयर करेंगे, यूनिवर्सल सेट यू से, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री हमें फाइंड करना है। तो पहले हमें क्या देखना है कि ए डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए क्या होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, यू माइनस ए, यू में से ए को हमें निकाल देना है। तो इधर यू क्या दिया गया हमें, यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी यू में से हमें ए को निकालना है। ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, मतलब 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। तो ये क्या बचा हमारे पास, यू माइनस ए, यू माइनस ए, यू में से हमने ए को निकाल दिया तो यू माइनस ए बचा। ये मैंने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको करा रखा है, आप अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाके पहले उसको देखिए, तब आपको यू माइनस ए, यू यूनियन ए, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, यूनियन इंटरसेक्शन और माइनस वाले सारे के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले इसी पे आ गए तो शायद आपको क्लियर ना हो। तो यू माइनस ए क्या होगा, यू में से ए के सारे एलिमेंट आप आउट करिए, आउट कर दिया हमने, 1 2 3 4 था, आउट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 5 6 7 8 एंड 9। 5 6 7 8 9 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए डैश, राइट। यू माइनस ए, ए डैश, कॉम्प्लीमेंट्री में तो ये होता है कि अगर आप यूनिवर्सल सेट में से ए को आउट करेंगे तो ए डैश को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब बी डैश क्या होगा, यू माइनस बी, यू क्या दिया गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो u में से अब हमें b को माइनस करना है, ध्यान रखिए, b 2 को माइनस करिए, 4 को माइनस करिए, 6 को माइनस करिए, 8 दिख रहा है, 8 को माइनस करिए, क्या बचा आपके पास, क्या बचा, 1 3 5 7 9। ये क्या हो गया, b डैश। अब हमें a यूनियन c डैश को फाइंड आउट करना है। अब हमें u में से a यूनियन c को माइनस करना पड़ेगा। तो पहले हमें a यूनियन c को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हाँ a यूनियन c क्या है। जब तक इसको फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम u में से घटाएंगे किसको, राइट। तो पहले हम a यूनियन c को फाइंड आउट करेंगे। a यूनियन c क्या है, a यूनियन c मतलब a और c के सारे एलिमेंट को आप लिख दो, यूनियन इंटरसेक्शन, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो 1 2 3 4 5 6, a यूनियन c हमारे पास क्या बचा, 1 2 3 4 5 6। अब u क्या है हमारे पास, u है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। u हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो u में से हम a यूनियन c को माइनस करेंगे। u में से 1 है, ओह सॉरी, इसमें से नहीं करना, u में से करना है, क्योंकि u में से हमें a यूनियन c को माइनस करना है। अगर a यूनियन c में से u को करेंगे तो वो दूसरा चीज बन जाएगा, हमें u में से करना है। यूनिवर्सल सेट में से हमेशा इस वाले सेट को हम आउट करेंगे। 1 है, 2 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6। आपके पास क्या बचा, 7 8 9, आंसर हो गया। अब a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, हमें करना है u माइनस a यूनियन b, राइट, u माइनस a यूनियन b। अब इसके लिए भी हमें पहले a यूनियन b को फाइंड करना पड़ेगा कि a यूनियन b आखिर होता क्या है। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक हम यूनिवर्सल सेट में से घटाएंगे किसको, राइट। तो पहले आपको a यूनियन b फाइंड करना है। a यूनियन b क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट जितने भी दिख रहे हैं लिख दो भैया सीधा, 1 2 3 4 5 तो है नहीं, 6 है और 8 है, राइट। 1 2 3 4, 2 4 तो मैंने लिख दिया, 6 8, बस इतना बचा। अब u क्या दिया गया, फिर से वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से 1 2 3 4 6 8, 1 को निकालिए, 2 को निकालिए, 3 है 3 को निकालिए, 4 दिख रहा है 4 को निकालिए, 6 दिख रहा है 6 को निकालिए, 8 को निकालिए, क्या बचा हमारे पास बचा 5 7 एंड 9। हमारे पास क्या बचा, 5 7 9। तो ये हो गया इसका आंसर, राइट। इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, ये आया, इसका आंसर हमारे पास ये आया, और इसका आंसर हमारे पास ये आया। तो आई होप ये सब आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से और बहुत ही सिंपल वे में आपको इसे क्लियर किया है। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी। देखिए, अब ये कुछ फॉर्मूले आप कह सकते हैं, फिर आप इनको कुछ क्वेश्चंस कह सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। आपकी बुक में सीधा दे दिया होगा कि हाँ इसका आएगा u, इसका आएगा 5, इसका आएगा 5 5 a, ऐसे करके आपकी बुक में दिया गया होगा। लेकिन आपको ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व नहीं करेंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करके बताऊंगी कि हाँ इसका आंसर आया, तो आया कैसे इधर। तो अगर हम सीधा सीधा सॉल्व करेंगे तो वो भी बच्चों को समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करने पे बच्चों को अच्छे समझ में आ जाता है। तो मैं एग्जाम्पल लेने जा रही हूँ, जैसे ए दिया गया है u a डैश, अगर मैं ले लूँ यूनियन तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि a डैश तब निकलेगा जब हम u माइनस a करेंगे। तो लेते हैं u इज इक्वल टू 1 2 3 4, a क्या है हमारे पास, लेते हैं 3 4 है,
राइट। ए हमारे पास 3 4 है और ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश होगा u माइनस ए। u में से a को घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास 1 2, मैंने बताया था 3 को कैंसिल करके 4 को कैंसिल करके जो है वही, तो u a डैश क्या हो जाएगा हमारे पास u माइनस ए 1 2, राइट। तो अब इसमें क्या पूछा, a यूनियन a डैश, a यूनियन a डैश क्या होगा, a यूनियन a डैश, a है हमारे पास 3 4, a डैश हमारे पास 1 2, मैंने बताया था यूनियन में पूरे के पूरे एलिमेंट को कंपाइल करके लिखते हैं, राइट। तो a यूनियन a डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, a का 1 2, a डैश का a का 3 4, वापस से क्या मिल गया हमें, वापस से हमें मिल गया यूनियन, क्या मिल गया, यूनियन मिल गया। तो यूनिवर्सल सेट में बार बार यूनियन कहती हूँ, आप समझ लीजिएगा कि हाँ यूनिवर्सल सेट कह रही हूँ। अगर इसको दिखाऊं तो यूनिवर्सल सेट हमें मिल गया a यूनियन a डैश 1 2 3 4 जो कि यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आएगा u, यूनिवर्सल सेट आएगा। ओके, तो अब हम लेंगे फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई डैश क्या होगा, u लिया हमने माइनस फाई करेंगे तो हमें मिलेगा फाई डैश। अब फाई डैश मतलब क्या हो जाएगा, u है हमारे पास 1 2 3 4, फाई मीन्स क्या, नथिंग, जीरो, कुछ नहीं, फाई मीन्स कुछ भी नहीं। तो फाई मीन्स मतलब जब इसमें से हम कुछ निकालेंगे नहीं तो u माइनस फाई इज इक्वल टू फाई डैश, जो कि आ गया हमें u के ही इक्वल आ गया, राइट। फाई डैश हमारा u के इक्वल आएगा, क्यों आएगा, फाई तो कुछ है नहीं, तो u में से जब हम लोग कुछ नहीं निकालेंगे तो फाई डैश हमारे पास u ही बचेगा, राइट। फिर से मैं आपको समझा दूं, u है 1 2 3 4, फाई डैश क्या होगा u माइनस फाइव, u माइनस फाइव मीन्स कुछ नहीं, तो आप जब इसमें से कुछ नहीं निकालेंगे तो आपके पास फिर तो यूनिवर्सल सेट ही बचा, यूनिवर्सल सेट बचा, तो फाइव डैश मीन्स यूनिवर्सल सेट। अब क्या पूछा है, यूनिवर्सल सेट में से आपको ए को निकालना है, यूनिवर्सल सेट में से आपको ए को निकालना है, u माइनस ए करेंगे आप, ओह कॉमन एलिमेंट्स को दिखाना है, माइनस नहीं करना, इंटरसेक्शन दिया गया, यूनियन नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया, आपको a और फाइव डैश में से आपको a इंटरसेक्शन करना है। फाइव डैश क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं निकालेंगे तो क्या बचा, यूनिवर्सल सेट। अब इसमें से आपको कॉमन लेना है, कॉमन क्या बचेगा हमारे पास, a है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन हो, 3 है, 3 4 है हमारे पास a, और फाइव डैश क्या है हमारे पास 1 2 3 4, फाइव डैश 1 2 3 4 a 3 4, तो इसमें कॉमन क्या मिला, कॉमन मिला हमारे पास 3 4, 3 4 इसमें भी है 3 4 इसमें भी है, कॉमन मिला 3 4, तो फाइव डैश इंटरसेक्शन ए क्या बचा हमारे पास, ए ही तो आया, घूम फिर के फिर हमें ए ही तो मिला। अगर आप यूनिवर्सल सेट में से किसी भी सेट को कॉमन लेंगे तो आपके पास वही सेट बचेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के और जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो ए में आपके मिले, लेकिन ए के जो एलिमेंट है वो आपके यूनिवर्सल सेट में जरूर ही मिलेंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट है, ऑब्वियस सी बात है। तो ए फाइव डैश मीन्स यूनिवर्सल सेट, मैंने आपको बताया, तो यूनिवर्सल सेट में से और ए में आपको क्या कॉमन मिलेगा, जो ए में एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा ए। अब बारी आती है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, अभी हमने ए यूनियन ए डैश किया था, अब हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए क्या है यहाँ पे 3 4, ए डैश क्या है 1 2, तो इंटरसेक्शन मीन्स हमें क्या देखना है, ए एंड ए डैश के कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स हमें देखने हैं, राइट। तो ए में क्या है 3 4, ए डैश में क्या है 1 2, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हुआ 5, नथिंग, कुछ मिला आपको, 3 है इसमें नहीं है, 4 है इसमें नहीं है, 1 इसमें है इसमें नहीं है, 2 है 2 इसमें नहीं है, आपको कुछ मिला इसमें कॉमन नहीं मिला, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाएगा आपका 5। तो ऐसे ही यू डैश इज इक्वल टू यू डैश इंटरसेक्शन ए भी हमारा क्या हो जाएगा 5। कैसे 5 होगा, अब ये मुझे आप बताएंगे कि मैं बता दूं, आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, बता देते हैं चलिए। यू डैश क्या होगा, यू माइनस यू करेंगे, u में से जब u के सारे एलिमेंट को माइनस कर दिया, आप 2 में से 2 को माइनस कर देंगे क्या बचेगा 0, तो u में से u को हटाएंगे क्या बचेगा 5, इसमें 5 क्या हो गया 0, सेट में आप 0 को 5 समझिए, 5 कुछ नहीं है उसके पास, तो 2 - 2 0 था, वैसे u - u 5 हो गया। अब 5 में से अगर आपको a को इंटरसेक्शन करना है, मतलब a आपके पास a है और 5 है जिसके पास कुछ नहीं है, अगर आपको कॉमन देखना हुआ, कॉमन में आपको क्या मिलेगा, कुछ है कॉमन, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें 3 4 है, कुछ भी कॉमन नहीं मिला, मतलब क्या मिला आपको फिर से 5 मिल गया, तो यहाँ पे आ गया 5। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर एक सेट है A 1 2 3 4, एक सेट है B 5 6 7 3 है, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, अगर यूनियन हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर यूनियन हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और A है 1 2 3 4, B है 5 6 7 3 है,
3। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा ये मुझे आप बताएंगे। और इसी के साथ हमारा सेट टॉपिक क्लियर होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। सेट चैप्टर ही हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर के सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये लास्ट टॉपिक था जो हमने कर लिया, और ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो आपको आनी चाहिए। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया। अगर एग्जाम में इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछता है, मल्टीपल चॉइस में या फिल इन द ब्लैंक्स में इसको जरूर पूछ सकता है। तो आप इसको क्वेश्चन के थ्रू अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन यहाँ नहीं चलेगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।